हाय वीवर्स, स्वागत आप सभी का नवीन दा यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एनसीएफ 2005 भी इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या है, किसने इसको बनाया, क्यों इसकी ज़रूरत बनी थी? क्योंकि पहले जो समितियाँ बनी हुई थी वो तो ऑलरेडी शिक्षा पर बात कर ही चुकी थी। तो एनसीएफ को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और किसने इसको बनाया और क्या क्या इसके मेन उद्देश्य थे, किसको ये सेंटर पॉइंट मानकर चल रहे हैं, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो एनसीएफ 2005 है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैल्यूएबल है। सभी यूनिवर्सिटी में जितने भी बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है और सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये आपको मिल जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीटेट है, स्टेट है, अदर कोई केवीएस, डीएसएस भी, तो सभी में ये जो टॉपिक है वो देखने को मिलता है और सभी में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा एक ना दो क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 क्या है? तो जो एनसीएफ 2005 था, इनका एक मेन मोटिव था कि शिक्षा बिना बोझ के। इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो हम शिक्षा देने जा रहे हैं या फिर जो हम शिक्षा में चेंज करने जा रहे हैं, जो आने वाली शिक्षा होगी वो कैसी होगी? बिना बोझ के होगी शिक्षा। ठीक है। तो शिक्षा बिना बोझ के में पाठ्यक्रम के बढ़ते बोझ की समस्या पर दिए गए विश्लेषण और सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी जिसको कहा जाता है के द्वारा पाठ्यचर्या की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार किया गया, जिसे केंद्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो देखिए, ये जो एनसीएफ 2005 बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने सिफारिश की कि हमें जो हमारा जो एनसीएफ है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारंभ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। तो जो टैगोर के निबंध है सभ्यता और प्रगति, उनसे इंस्पायर होकर ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो फ्रेमवर्क जो एनसीएफ 2005 है उसको हमने लिया है। उससे इंस्पायर होकर हमने कुछ जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की हैं 2005 में एनसीएफ में। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि उदार और सृजनात्मक बचपन की कुंजी है। 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं सूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। आपकी जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची 8 में दी गई हैं सभी भाषाओं को लेकर कि कौन सी भाषा किस राज्य में होगी या फिर कौन सी भाषा के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो भाषा को लेकर जो अनुसूचियाँ बनाई गई हैं वो कौन सी अनुसूची में है? वो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। तो यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नया राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञ विद्वानों के शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा गया था। तो जो प्रोफेसर थे यशपाल, ये थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रोफेसर। तो इनकी अध्यक्षता में एनसीएफ को दोबारा से देखा गया। जो पुराना एनसीएफ था, तो कहना है कि जो पुराना एनसीएफ था उसमें पहले तो समीक्षा की गई उसको देखा गया क्या क्या कमियां थी, उसके बिहाफ पर जो एनसीएफ 2005 है वो बनाया गया था। ठीक है। और ये जो एनसीएफ है ये है आपका 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एनसीएफ के सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005, तो ये 5 ही सिद्धांत हैं और 5 सिद्धांतों पर इन्होंने काम किया है। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट इन्होंने बताया कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना। जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको हम बाहरी वातावरण से भी जोड़ेंगे। ये नहीं है कि हम स्कूल में बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं और जो बाहरी उनका इन्वायरमेंट है या फिर उनकी जो रियल लाइफ है वो कुछ और ही है। तो उनके जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल में ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा है, जो बच्चों को पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, तो हमें बच्चों को जो एग्जाम्पल्स हम देते हैं वो बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट करके होने चाहिए। ठीक है। तो बाहरी जो वातावरण है बच्चों का, जो रियल लाइफ है, उनसे रिलेट करके ही हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि शिक्षा को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना है। इन्होंने कहा है कि बच्चों को रटवाना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल रटवाने के बिल्कुल खिलाफ है। इन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि बच्चों को रटवाना नहीं है। अगर कोई स्कूल बच्चों को रटवाने पर ज़्यादा फोकस करता है, अगर ज़्यादा जोर देता है, तो वो शिक्षा प्रणाली कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों को रटवाना
पढ़वाना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि पाठ्यचर्या को इस तरह बनाना है कि पाठ्यचर्या केंद्रित न रह जाए। इन्होंने कहा है कि जो हमारा करिकुलम है हमें इस तरह से बनाना है कि बच्चे पुस्तकों तक ही सीमित ना रह जाए, बुक्स तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जो उनका बाहरी वातावरण है या फिर अलग से हम जब बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं तो अलग से भी उनको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कुछ और चीज़ें भी उनको पता होनी चाहिए जो उनकी रियल लाइफ से रिलेट करके, सिर्फ यही नहीं कि जो भी पुस्तकों में पढ़ाते हैं जो बुक्स में है लिखा हुआ है सिर्फ उसी पर बच्चे फोकस करेंगे, नहीं, सिर्फ बुक्स पर नहीं करना है बल्कि अदर चीज़ों पर भी हमें फोकस करना है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि परीक्षा को हमें लचीला बनाना है। तो इनका कहना है कि जो परीक्षाएं हैं, जो एग्जामिनेशन है, हमें उसको भी क्या करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं परीक्षाओं के डर से या तो स्कूल में ही नहीं आते या फिर जो स्कूल की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी डर से या तो चीटिंग करते हैं या फिर घर से झूठ बोलते हैं या फिर बंक कर लेते हैं। तो हमें जो परीक्षाएँ देनी है, बच्चों की जो परीक्षाएँ करवानी है, उनको कैसा बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए, बच्चों को परीक्षा का डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक ऐसी पहचान का विकास करना होगा जिसमें प्रजातंत्रीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित होंगी। ऐसे नागरिकों का निर्माण करना होगा, जो बच्चे होंगे जिसको हम पढ़ाएंगे ऐसे नागरिक बनाने होंगे जिसमें देश के हित के लिए भी वो सोचे, राष्ट्र की जो चिंताएं हैं उनके बारे में भी वो सोचे। तो ये 5 प्रिंसिपल थे एनसीएफ 2005 के। उसके बाद इन्होंने एनसीएफ 2005 को 5 अंगों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है परिप्रेक्ष्य, सेकंड है सीखने का ज्ञान, नेक्स्ट है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था एवं उसका आंकलन। उसके बाद इन्होंने कहा है स्कूल व कक्षा का वातावरण। उसके बाद इन्होंने कहा है कि व्यवस्थागत सुधार होना चाहिए। तो इन्होंने सीखने का ज्ञान पर भी फोकस किया है, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग है या नहीं, बर्डन वाली है या फिर फ्लेक्सिबल है, इस बात पर भी इन्होंने विचार किया है। और जो स्कूल का या फिर जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए और बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएँ स्कूल प्रोवाइड करा रहा है, इस बात पर भी हमें फोकस करना चाहिए। और एनसीएफ 2005 का यही कहना है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा फेल नहीं होता है बल्कि स्कूल फेल होता है, टीचर फेल होते हैं और स्कूल का मैनेजमेंट फेल होता है। तो हमें स्कूल का इन्वायरमेंट, ऐसे स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से करना चाहिए ताकि बच्चा इंजॉय होकर स्टडी कर सके किसी बिना बोझ के, ठीक है। इनका मेन फोकस ही यही था, इनकी मेन थीम ही यही थी कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, बिना किसी बर्डन के बच्चे स्कूल में आए और स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें। उसके बाद जो एनसीएफ के उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके एनसीएफ 2005 के? फर्स्ट, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का विकास करना है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि को जागृत करना है। उनका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति उसको हमें जागृत करना है, उनको मोटिवेट करना है पढ़ाई के प्रति। उसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करनी होगी। हमें ऐसी जो विधियां हैं, ऐसी जो टेक्निक है वो डेवलप करनी होंगी ताकि जो हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली हो, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास हो। तो जैसे हम शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं उससे क्या हो, भारतीय संस्कृति का संरक्षण भी हो, हम उसको बचाकर भी रखें और उसमें विकास भी हो, राष्ट्रीय एकता का भी विकास हो। उसके बाद इन्होंने कहा है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति। जो अभिभावकों की जो आकांक्षाएं हैं, पेरेंट्स कैसे होते हैं, बच्चे जब स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स ये मतलब उनकी ये आकांक्षाएं होते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, मतलब अलग अलग तरह की उनकी आकांक्षाएं होती हैं बहुत सारी। तो भाई देखो बच्चों की जो लाइफ है वो स्टार्ट ही हुई है, आप इतना बर्डन मत डालो उन पर, ठीक है। तो इनका एक उद्देश्य ये था कि पेरेंट्स को भी हम ये समझाएं कि बच्चों की जो लाइफ है, जो पढ़ाई है वो जस्ट स्टार्ट ही हुई है, आप उन पर किसी भी तरह की अपनी आकांक्षाएं नहीं थोपेंगे बल्कि उनको बिल्कुल एक फ्रीडम वातावरण दोगे पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना। जो शिक्षण के जो संसाधन हैं, जो पढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें क्या होना चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग। इन्होंने कहा है जैसा लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो शिक्षण की जो विधियां हैं, जो टेक्निक है, जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। अब जब बच्चे छोटी क्लास में होते हैं तो हम उनके पढ़ाने के लिए अलग तरीके से पढ़ाते हैं उनको। उसके बाद जब बच्चे मीडियम लेवल पर जाते हैं
6, 7, 8 क्लास में जब बच्चे जाते हैं तो हम अलग मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद जब बच्चे हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, तब उनके लिए हम अलग लेवल का जो है वो सुविधाएं उनके लिए करते हैं। शिक्षण जो हमारी विधियाँ होती है उसको हम अलग करते हैं। आपने लर्निंग एंड टीचिंग में पढ़ा था ना कि जो टीचिंग है वो 3 फेजेस में होती है और 3 फेजेस में हम जो टेक्निक जो विधियाँ यूज़ करते हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास करना, क्योंकि जब तक जो टीचर होता है अगर वो ही खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा पढ़ाने के लिए तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे। तो टीचर्स में भी हमें क्या होगा, आत्मविश्वास को जागृत करना होगा, आत्मविश्वास को विकसित करना होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे हम सेमिनार कर सकते हैं टीचर्स के लिए, उनको बताया जाए कि बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हो, किस लेवल के बच्चे को आपको कैसे हैंडल करना है। तो इसलिए जो टीचर्स होता है उसके पढ़ाने के जो तरीके होते हैं उनको लेकर हम क्या कर सकते हैं, टीचर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित होना चाहिए। जो फिजिकल बॉडी है और जो मेंटली जो बच्चा प्रिपेयर्ड होता है पढ़ने के लिए, उनमें क्या होना चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए। अब बच्चा क्लास में आ गया पढ़ने के लिए, फिजिकली तो प्रेजेंट है बच्चा क्लास में, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड बच्चा पढ़ने के लिए नहीं है, उसका दिमाग कहीं हो रही है। तो हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा क्लास में ताकि बच्चा फिजिकली भी क्लास में रहे और मेंटली भी क्लास में बच्चा रहे और अपनी जो स्टडी है वो अच्छे से जो कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो ये थे इनके उद्देश्य। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 की नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस इसके क्या क्या है। फर्स्ट, छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद है बच्चों के पाठ्यक्रम के बोझ को दूर करना चाहिए। जो बच्चे ये सोच के चलते हैं कि जो हमारे जो बुक्स हैं वो बहुत सारी हैं, हम पढ़ेंगे कैसे, उनके जो बैग्स होते हैं वो इतने बहुत बोझ वाले होते हैं। तो जो बुक्स हैं वो सिर्फ बुक्स ही बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं होती, बल्कि नॉलेज बच्चों के लिए सफिशिएंट होती है। हम 3-4 बुक एक ही सब्जेक्ट के लिए लगा दें वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि हम अगर उसी सब्जेक्ट के लिए एक बुक लगा दें और वो अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छी है और बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो अच्छी मानी जाएगी बच्चों के लिए, ठीक है। ये नहीं कि जो बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो इतना बोझिल है कि बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसको भी हमें दूर करना है। इसके बाद इन्होंने कहा कि परीक्षाओं का जो डर है वो भी बच्चों के मन से हमें दूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं के डर से भी बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है मीडिया और शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान आवश्यक होता है, परंतु शिक्षा केंद्रित होती जा रही है, उसको दूर करना चाहिए। अब जो इन्होंने शिक्षा नीति को देखा, जो पुरानी टाइम की जो शिक्षा नीति थी, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा नीति है वो जस्ट टीचर सेंटर्ड होकर रह गई है, लेकिन हम ऐसी शिक्षा नीति को लेकर आएंगे जहाँ पर टीचर सेंटर नहीं होगा बल्कि स्टूडेंट सेंटर होगा, लर्नर सेंटर होगा। बच्चे को ध्यान में रखकर ही हम अपना जो सिलेबस है, जो करिकुलम है वो देखेंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग हम पाठ्यचर्या बनाएंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग हम शिक्षण विधियाँ तय करेंगे, ना कि टीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा विविधताओं पर ध्यान देना होगा। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, किसी में सीखने की कैपेसिटी कितनी होती है और किस में कितनी होती है, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो सभी के अकॉर्डिंग हमें ऐसी सुविधाएं देनी होंगी बच्चों को, ऐसी शिक्षण नीतियाँ अपनानी होंगी, ऐसे मेथड्स अपनाने होंगे ताकि सभी बच्चे सीख सकें। और टीचर्स को भी किसी भी स्टूडेंट्स में पार्शलिटी नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना है कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मैं इसको ज़्यादा पढ़ाऊँगा, इसको अलग से पढ़ाऊँगा। नहीं, एक क्लास में सभी बच्चे समान होते हैं और सभी पर हम जो है फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, इनका कहना है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि स्कूल पद्धति को भी हम लचीला बनाएंगे, तभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो ये थे इसकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स भी हमने देख लिए। एक और रह गया, ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर की जो सृजनात्मकता है उसकी प्रवृत्ति को पहचानने की आवश्यकता है और अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का सर्जन करने की क्षमता को जो हमें समझना चाहिए। इनका कहना है कि हर बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव होता है, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव हो और कोई बच्चा पढ़ने में वीक है और वो क्रिएटिव ना हो। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो पढ़ने में बिल्कुल ही वीक है लेकिन उसकी जो क्रिएटिविटी है वो ऐसी है कि इंटेलिजेंट बच्चे को भी माफ़ कर दे। तो उसकी वो हो सकता है जो बच्चा वीक है वो खेल कूद में ज़्यादा हो, उसका जो इंटरेस्ट है वो
पेंटिंग में ज़्यादा हो, वो एक इंटेलिजेंट बच्चे को भी माफ़ कर सकते। तो बच्चों में क्या क्रिएटिविटी होती है, अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। सभी बच्चे अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्रियाएं करते हैं। तो इनका कहना है कि जो हमें क्रिएटिविटी है उसको समझना होगा और उसी के बिहाफ पर हमें बच्चों को जो एजुकेशन है वो देनी होगी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने विषयों से संबंधित सुझाव दिए हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने सुझाव दिए। और यहाँ से हमेशा सीटेट में क्वेश्चंस आता है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी है, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ या फिर इन्वायरमेंट स्टडी है, अलग अलग स्टडी है, कंप्यूटर है, बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी पर इन्होंने अलग अलग अपने व्यू दिए हैं, अपने सुझाव दिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ही सब्जेक्ट लिए हैं ताकि आपका जो नोट्स है और जो वीडियो वो कम हो जाए। लेकिन आपको मेन से सब्जेक्ट एग्जाम में ज़रूर लेकर आने हैं, किस किस सब्जेक्ट पर इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है भाषा शिक्षण पर, लैंग्वेज पर इन्होंने अपना सुझाव दिया है। इनका कहना है NCF 2005 के अनुसार बच्चों के पास अपनी स्वयं की भाषीय क्षमताएं होती हैं। इन्हीं क्षमताओं से परिवार तथा आसपास के लोगों से अंतःक्रियाओं का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। भाषा शिक्षण को केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि यह प्रयास किया जाए कि विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भी भाषा की कक्षा बना दी जाए। देखो, ये इनका क्या कहना है, जो बच्चा होता है वो स्टार्टिंग में किस भाषा से बात करता है, अपनी मातृभाषा में बात करता है, मदर टंग में बात करता है। उनका जो भी इन्वायरमेंट होता है वो उसी लैंग्वेज में बात करता है। वो अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से या फिर अपने जो आस पड़ोस के जो भी होते हैं मोहल्ले वाले, सभी से अपने मदर टंग में ही बात करता है। तो इनका यही कहना है कि जब बच्चे की जो स्कूल लाइफ है वो स्टार्ट होती है तो हमें बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी मदर टंग में ही देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे समझेंगे भी उस मदर टंग में, क्योंकि वो स्टार्टिंग से समझते आए हैं, उसको बोलते आए हैं, कम्युनिकेशन उसी लैंग्वेज में वो कर रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग से ही मदर टंग में बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों का जो लेवल है, जो मेंटल लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा और बच्चे की जो समझने की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज़ होगी। और इनका ये भी कहना है कि सिर्फ एक लैंग्वेज की क्लास में ही हम लैंग्वेज की बात नहीं कर सकते, भाषा की बात नहीं कर सकते। अदरवाइज जो अदर सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ है, साइंस है, वहाँ पर भी अगर हम इसी तरह से बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे। अब जो साइंस होती है, जो मैथ होता है उसको सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, कुछ बच्चे बर्डन फील करते हैं साइंस और मैथ की क्लास में। कुछ बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है मैथ और साइंस में, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। अगर हम बच्चों को उनकी मदर टंग में मैथ और साइंस सिखा देंगे, जैसे उनकी बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करके मैथ और साइंस उनको सिखाएंगे, तो बच्चे समझेंगे भी और जो मैथ और साइंस का जो डर है, जो फोबिया है, वो भी बच्चों का दूर हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बात की है गणित के ऊपर, जो मैथ होता है। NCF 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चे, मतलब ऐसी शिक्षा होनी चाहिए गणित की जिससे बच्चे गणित से डरे नहीं बल्कि उसका आनंद उठाएं। गणित में सूत्र व यांत्रिक क्रियाओं से आगे बढ़कर महत्वपूर्ण गणित को वो सीखें। तो इनका कहना है कि जो मैथ होता है, जिस भी स्टूडेंट्स के अंदर मैथ का फोबिया है, हमें मैथ को इस तरीके से समझाना होगा कि कोई भी बच्चा मैथ से डरे नहीं बल्कि इंटरेस्ट के साथ मैथ को सीखें, ताकि वो अपनी रियल लाइफ में भी मैथ का यूज़ कर सके। और जो भी सूत्र होते हैं, जैसे अलग अलग सूत्र होते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम भी होती है, सूत्र भी होते हैं मैथ में, तो बच्चे सूत्रों से ना डरे, फॉर्मूला से ना डरे, पाइथागोरस जो थ्योरम्स जो होती है उनसे ना डरे, बल्कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा टीचर्स को, ताकि बच्चे किसी भी मैथ के फॉर्मूले से ना डरे और मैथ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें। उसके बाद इन्होंने सामाजिक विज्ञान पर बात किया, सोशल साइंस पर बात की है। इनका कहना है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा मानव विज्ञान जैसे विषयों की विषय वस्तु शामिल होती हैं। NCF 2005 में इस बात पर बल दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु होती है उसका लक्ष्य विद्यार्थियों की जानी पहचानी सामाजिक सच्चाई की समीक्षात्मक जांच की दक्षता विकसित करना और वे इन सत्य के बारे में प्रश्न भी कर सके। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझा देती हूँ। अब जो सोशल साइंस होती हैं, जो 10th क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। उसमें ज्योग्राफी भी इंक्लूड होती है, उसमें हिस्ट्री भी इंक्लूड होती है, उसमें इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड होती है, उसमें बहुत सारी जो सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड होते हैं, तब जाकर बनती हैं सोशल साइंस। ठीक है। आगे जाकर जो सोशल साइंस है वो
बट जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट उसको हो जाते हैं, लेकिन 10th क्लास तक हम बहुत सारे सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। तो इनका कहना है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट में जो हम पढ़ा रहे हैं, उनको हम रियल लाइफ से रिलेट करके अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। अब ऐसा कोई टॉपिक है जो बच्चों के सामने घटित हो रहा है, जो समाज में बिल्कुल उनके सामने घटित हो रहा है, अगर हम उस बात पर, उस टॉपिक पर बात करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चे उस बात पर इंटरेस्ट भी लेंगे और उनके दिमाग में ये भी आएगा कि हाँ, समाज में ये सब हो रहा है, ये तो इतना आसान है, ये तो मैं जल्दी से याद कर लूँगा क्योंकि ये तो मेरे सामने होता रहता है। तो अगर हम इस तरह से बच्चों को एग्जाम्पल देकर, उनकी रियल लाइफ से जोड़कर अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और उस टॉपिक से रिलेट करके बच्चे क्वेश्चंस भी टीचर से पूछेंगे। अब कोई टॉपिक टीचर्स ने करा दिया और बच्चों को यही नहीं पता कि ये होता क्या है, तो क्या होगा, बच्चे ना तो समझ पाएंगे उस चीज़ को और ना ही उनसे रिलेट करके क्वेश्चंस को पूछ पाएंगे। तो हमें ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाना होगा, ऐसे टॉपिक को उनके रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना होगा ताकि बच्चे उसको समझे भी, उनसे उस टॉपिक से रिलेट करके, उस सब्जेक्ट से रिलेट करके क्वेश्चंस भी टीचर से पूछ सकें। ठीक है, और क्वेश्चंस तो तभी पुटअप होंगे जब बच्चों की समझ में आएगा। और उसके बाद ये एनसीएफ के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जो बिल्कुल मेन पॉइंट है वो उठाए हैं मैंने। फर्स्ट है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए, ना कि टीचर्स के अकॉर्डिंग, ना कि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा करिकुलम है वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। अगर करिकुलम में हम ज़्यादा टॉपिक्स डाल रहे हैं तो, और बच्चों का लेवल इतना नहीं है, तो हमें टॉपिक्स को कम कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए, बच्चों को रटवाना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए अपनाया गया है। और ये कौन लेकर आया था, ये लेकर आए थे एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये किसी भारतीय सरकार ने किया है, नहीं किया है, कोई समिति नहीं बनाई गई, बल्कि ये एक सुझाव था एनसीईआरटी का कि जो एनसीएफ है उसमें कुछ चेंजेस लेकर आने चाहिए। और इसके जो प्रोफेसर थे वो कौन थे, यशपाल जी थे, और यशपाल जी को इन्होंने सुझाव दिए थे एनसीएफ को चेंज करने के लिए। किसने, एनसीईआरटी ने। उसके बाद इन्होंने कहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी, या फिर इन्होंने कहा है कि जो भी बच्चा स्टार्टिंग में जो सीखेगा, जो स्कूल में बच्चा जाएगा, उसकी जो भाषा होगी वो कैसी होगी, जो शिक्षा उसको दी जाएगी वो किस भाषा में दी जाएगी, उसकी मातृभाषा में दी जाएगी, उसकी मदर टंग में दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि एनसीएफ 2005 के निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। उसके बाद इन्होंने कहा है शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। शिक्षण सूत्र कैसा होगा, कुछ बच्चों को उस टॉपिक से रिलेट करके नॉलेज है और कुछ नहीं है, तो बच्चों को कुछ तो नॉलेज है और उसी नॉलेज से रिलेट करके हम उसी टॉपिक से रिलेट करके बच्चों को आगे वो टॉपिक क्लियर कराएंगे। ठीक है, और मूर्त से अमूर्त मतलब बच्चों को सोचने समझने की उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन हम बच्चों को कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करा देंगे कि बच्चे खुद अपने व्यूज़ देंगे। तो शिक्षण विधि, जो शिक्षण सूत्र है वो कैसा होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए और मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, फ्रीडम होनी चाहिए बच्चों को सीखने में। तो कॉन्क्लूज़न क्या होगा, इसका कॉन्क्लूज़न भी देख लेते हैं एनसीएफ 2005 का। एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसने शिक्षा को एक नई दिशा दी है। इसमें बच्चों को बिना बोझ की शिक्षा देने की बात की गई है। बच्चों के ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ने की बात भी इसमें की गई है। तो एनसीएफ 2005 क्या है, ये आपको समझ में आ गया। एनसीईआरटी ने सुझाव दिए थे और किसने इसका गठन किया है, प्रोफेसर यशपाल ने इसके सुझाव पर काम किया है। और जो प्रोफेसर यशपाल हैं उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति के 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था। तो कितने समूह थे, 21 समूह थे, जिनमें यशपाल जी की अध्यक्षता में ये सब किया गया था। जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं इनको भी इंक्लूड किया गया, इनको देखा गया, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके विशेषज्ञ को बुलाया गया। जितने भी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं उनसे पूछा गया कि आपकी क्या राय है, आप भी बताइए। और जो ग्रामीण शिक्षकों के सुझाव हैं वो भी लिए गए, क्योंकि जो स्कूल होते हैं वो ग्रामीणों में भी होते, गाँव में भी स्कूल्स होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो भी गाँव के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उनसे भी सुझाव लिए गए कि आपका क्या कहना है। शहरी क्षेत्र में तो हम जो टीचर्स हैं वो हमने बुलाए हैं, लेकिन आप भी अपनी राय दीजिए ताकि हम ओवरऑल बच्चों का जो
लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम अपने एनसीएफ में चेंजेस लेकर आ सके। ठीक है, तो जो एनसीएफ 2005 है ये कंप्लीट हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एनसीएफ 2005 आपके सब्जेक्ट के लिए। आपके सब्जेक्ट में हमेशा यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके बीएड की क्लासेस हो। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 आपको कहाँ तक समझ में आया? अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना एनसीएफ 2005। ठीक है, थैंक यू गाइज़।